हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल यस स्टडी बाई भानु सर पर। जैसा कि हम लगातार देखते आ रहे हैं मेवाड़ का इतिहास, और हमने देखा लास्ट वीडियो में हम पढ़ रहे थे महाराणा सांगा के बारे में। सांगा का जीवन काल शासन काल 1509 से 1528 तक रहा था। मैंने तुम्हें बताया सांगा के बारे में कि सांगा ने बहुत से संघर्ष किए। पहला किया दिल्ली से संघर्ष। उस टाइम दिल्ली के शासक था कौन था? दिल्ली का संघर्ष। उसके बाद उसने किया मालवा का संघर्ष, और फिर किया गुजरात से संघर्ष। ये बातें मैंने तुम्हें पढ़ाई थी लास्ट वीडियो में, ये संघर्ष थे इनके। उसके बाद हम बात करेंगे, अभी सांगा का साम्राज्य का विस्तार होता जा रहा था, और उधर मुगल शासक या अफगान से आए मुगल शासक अफगानिस्तान से आ गए थे। कौन? मुगल शासक। भारत में मुगल शासक अपना साम्राज्य स्थापित करना चाहते थे। सबसे पहले हम बात करेंगे मुगल शासक किसके? बाबर की। किसके? बाबर की। उससे पहले मैं आपको बता दूं, तुमने एक नाम सुना हो तैमूर। तैमूर तो नाम सुना ही होगा, करीना कपूर का बेटा भी है। कौन? तैमूर। तैमूर के बारे में सुना होगा। सबसे पहले मुगल शासक कोई आया था तो तैमूर आया था भारत, जो दिल्ली को लूट कर ले गया था। इतना ही था। तो मुगल शासक आया दिल्ली, सांगा को लगा कि दिल्ली लूटने आया, कुछ दिन में यहां से चला जाएगा, लेकिन बाबर पूरा अपना विस्तार करना चाहता था। ये ध्यान रखें, मुगलों का पूर्वज कौन था? तैमूर। सबसे पहले इंडिया कौन आया था मुगलों में बात करें तो तैमूर। इतना सा ध्यान रखना है। अब सुनो, अब हुआ क्या? 1526 में एक युद्ध चलो युद्ध की बात बाद में करेंगे, पहले मैं बताऊं बाबर वर्सेस सांगा। दोनों ही वीर थे, दोनों के पास सेनाएं थी, दोनों की ही इच्छाएं थी कि राजा भारत का शासक बने। तो बाबर वर्सेस सांगा की हम अब बात करते हैं। दोनों की क्या क्या इच्छाएं थी देखो। पहला सबका होता है, बस सबकी क्या होता है कि साम्राज्य का विस्तार हो। तो साम्राज्य का विस्तार या अपने शासन क्या बोलते हैं, अपने क्षेत्र को बड़ा करना, साम्राज्य विस्तार। दूसरे की हम बात करें तो मैं तुम्हें बताऊं सल्तनत। अब देखो सल्तनत क्या होता है। सल्तनत में बताता हूं, दिल्ली के अधीन जो गांव आते हैं ना, दिल्ली के अधीन जो गांव आते हैं, उन गांवों के सामंत या शासक सल्तनत कहलाते हैं। तो सल्तनत के 200 गांवों पर, कितने गांवों पर? 200 गांवों पर कुंभा का अधिकार था। इधर रणथंभौर साइड में ध्यान रखें, रणथंभौर साइड में जो दिल्ली के जो गांव थे उन पर किसका अधिकार था? कुंभा का। इतनी बातें हो गई। तीसरा मैं बात करूं, मैं बताऊं, अगर बाबर को भारत का शासक बनना था तो उसे दो मजबूत स्तंभ भारत से हराने थे। एक तो राजपूत और दूसरा अफगानी। ध्यान रखें, बाबर ने क्या किया? अफगान को हरा दिया। कब? पानीपत के युद्ध में। अफगानी शासक कौन था? इब्राहिम लोदी वर्सेस किसका युद्ध हुआ? बाबर का। कब हुआ? 1526 में। तो अफगानी शासक हार चुके थे। अब देखो, अब ये विस्तार बाबर वर्सेस सांगा क्यों हुए? जो राजपूत, अब अफगानों ने देख लिया कि हम तो हार रहे हैं तो क्या करेंगे? राजपूतों के साथ शामिल हो जाते हैं, शायद दोनों मिलकर ही इसको हरा देंगे बाबर को। तो जो अफगानी जो क्या नाम है शासक बचे थे, उन्होंने क्या किया? राजपूतों के साथ दोस्ती कर ली। अब ये बात बाबर को खटक गई। बाबर को पता था कि अकेला मैं हरा नहीं पाऊंगा, अब इन दोनों को मिल गए जी, दोनों मिल गए तो मैं इनको हरा नहीं पाऊंगा। अब कौन कौन आया था इधर इब्राहिम लोदी था। इब्राहिम लोदी तो मारा गया था युद्ध में, पानीपत के युद्ध में। तो उसका बेटा महमूद लोदी प्लस में हसन खां मेवाती, ये दोनों अफगानी राजपूतों के साथ हाथ मिला लेते हैं कि अब हम दोनों मिलकर, राजपूत और अफगान दोनों मिलकर मुगल शासन को यहां टिकने नहीं देंगे। ये बात भी बाबर को खटक रही थी। वो दोनों को नहीं चाहता था कि ये दोनों दोस्ती कर ले। नेक्स्ट बात करेंगे बाबरनामा में। तो बाबर था, इसने एक पुस्तक लिखी बाबरनामा। ये ध्यान रखिए, ये पूछता है बाबरनामा के लेखक कौन है। बाबरनामा पुस्तक लिखी तुर्की भाषा में। ये भी ध्यान रखें, बाबरनामा किस भाषा में लिखी हुई है? तुर्की भाषा में। और इसमें लिख दिया कि जब मैं अफगानिस्तान में था तो मुझे सांगा ने मैसेज किया था, सांगा ने संदेश दिया था कि आप यहां आ जाओ और हम दोनों मिलकर अफगानों को खत्म कर देंगे। ये बात उसने इसलिए लिखी अफगानों को भड़काने के लिए। लेकिन
अब ये मैं जब अफगानों से युद्ध कर रहा था तो सांगा ने मेरी कोई मदद नहीं करी, इसलिए मैं सांगा से युद्ध करूंगा। ये बातें थे युद्ध करने के लक्षण उनके। ये बात खैर सत्य बात नहीं थी, क्योंकि ये जो सांगा था वो बाबर से मदद क्यों लेता? उससे पहले भी 2 बार वो इब्राहिम लोदी को हरा चुका था, तो शायद वो उससे मदद तो लेता नहीं। ये बात बाबरनामा में बाबर ने झूठी लिखी अफगानों को भड़काने के लिए। इतनी बात ध्यान रखें। अब सुनो, अब हुआ क्या, एक युद्ध होता है बयाना का युद्ध। बयाना कहां था? भरतपुर में। बयाना भरतपुर। बाबर की सेना सांगा से युद्ध करती है, बाबर के साथ सांगा, बाबर वर्सेस सांगा। ये कब हुआ था? ये हुआ था 16 फरवरी 1527। कब हुआ था? 16 फरवरी 1527। इतना ध्यान रखें। अब देखो, इस युद्ध में सांगा जीत जाता है। सांगा जीत जाता है, बाबर की सेना वापस चली जाती है। उसके बाद अब जो भारत का सबसे बड़ा जो युद्ध था जिसमें राजपूत शक्ति देखने को मिली थी, उस युद्ध का नाम था खानवा का युद्ध। खानवा का युद्ध। देखो, इस युद्ध की तारीख है 17 मार्च 1527। लेकिन एक बात ध्यान रखें, जो कवि राजा श्यामल दास थे, श्यामल दास, उन्होंने अपनी पुस्तक वीर विनोद में, उनकी एक पुस्तक है, फेमस पुस्तक है वीर विनोद, उसमें उन्होंने इस युद्ध की तारीख बताई है 16 मार्च। देखो, ऐसे पूछे सीधा खानवा का युद्ध कब हुआ, जब हम बात करेंगे 17 मार्च की। उन्होंने बोले कवि राजा श्यामल दास के अनुसार खानवा का युद्ध कब हुआ, जब हम बात करेंगे 16 मार्च की। कब की बात करेंगे? 16 मार्च की। इतना ध्यान रख लें। अब देखो, अब खानवा का युद्ध होना था, बाबर के पास सेना थी। अब खानवा के युद्ध में पता था सांगा को, अभी युद्ध लड़ा है हमने, पिछला युद्ध, उसमें भी जन और धन की हानि हुई थी, थोड़ा सा उभरने के लिए टाइम चाहिए। लेकिन सांगा ने खानवा के युद्ध में ज्यादा टाइम उनको नहीं मिला, 1 महीना मिला था, जिसमें भी वो रेस्ट करने में ही निकाल दिया था। उसके बाद उसने क्या किया, सभी राजपूत शासकों को संदेश भेजता है कि मुझे खानवा के युद्ध में या उससे बाबर से युद्ध लड़ना है। इतनी बातें ध्यान रखें। हाँ, अब सभी राजाओं के पास ये संदेश भेजता है कि भाई मुझे खानवा के युद्ध में आप लोगों की मदद चाहिए, मुझे बाबर से युद्ध करना है। इस जो खबर संदेश भेजते हैं, इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं पाती परवन। क्या बोलते हैं? पाती परवन। ध्यान रखें, पाती परवन क्या होता है? सभी राजाओं को संदेश देना कि युद्ध के लिए मेरे साथ, युद्ध में मेरा साथ दो। ये ध्यान रखें। तो सांगा सबके पास भेज देता है पाती परवन। अब युद्ध लड़ने के लिए वहां से आते हैं। ठीक, युद्ध लड़ने के लिए सभी राजपूत शासक सांगा की मदद करते हैं। हर ठिकाने से, हर शासन से, हर शासक क्षेत्र से सभी राजपूत शासक आते हैं। इतना ध्यान रखें। उसके बाद सुनो, उधर भी क्या हो रहा था? बाबर के पास बाबर की सेना ने सांगा से युद्ध करने के लिए मना कर दिया। बाबर की सेना ने क्यों मना किया? बाबर की सेना ने इसलिए मना कर दिया कि उन्होंने बोला कि खानवा के युद्ध, अपन ने बयाना के युद्ध में देखा है कि कितने बुरे तरीके से मारते हैं वो, और वो आदमी जिसके एक आंख, एक हाथ, एक पैर नहीं है, ये तीनों नहीं थे। सांगा के एक आंख थी, एक ही हाथ था, एक ही पैर था, ये तीनों नहीं है। जब वो आदमी वो मनुष्य नहीं है, वो है डाकी टाइप का आदमी, राक्षस टाइप का, वो किसी को नहीं छोड़ेगा। इस कारण से सेना ने मना कर दिया। अभी लगा, अब बाबर को लगा कि अब तो गड़बड़ हो गई, सेना युद्ध नहीं करेगी, युद्ध करेगा कौन? उसके बाद वो सेना के पास बैठता है, हाथ में एक दारू का पैक ले रखा होता है, और सेना को बोलता है कि देखो, तुम युद्ध लड़ो या मत लड़ो, मुझे क्या करना है? उसने जिहाद का नारा दे दिया कि मुझे मुस्लिमों का क्षेत्र बनाना है। जो मेरे अल्लाह है, इस्लाम में जो अल्लाह ताला है, वो क्या नाम है, उन्होंने मुझे कहा है कि तुम्हें युद्ध लड़ना है। ठीक है, जिहाद का नारा दे दिया। उनमें सभी जो मुस्लिम सेनापति थे, सैनिक थे, उनमें जोश भरने की कोशिश करी। लेकिन कुछ समझदार सैनिक थे, उन्होंने कहा कि जिहाद तो हमें ये भी कहता है कि इस्लाम हमें ये भी कहता है कि हम शराब नहीं पिए। और उसी टाइम क्या थी, सांगा के पास भी एक हाथ में एक गिलास ले रखा था। अब सांगा देखा, बाबर ने देखा
कि शराब है, तो उसने क्या किया, वो तुरंत गिलास फेंक दिया और सारी जो भी दारू की बोतलें थी सब फेंकवा दी कि आज के बाद मैं शराब का सेवन नहीं करूंगा। उसके बाद फिर बाबर का एक सैनिक खड़ा हुआ, बोला अगर आप मुस्लिम शासक हो और जिहाद को अपनाते हो तो इसमें यह है कि आप मुस्लिम व्यापारियों से भी कर नहीं ले सकते हो। तो अब ये बात बाबर ने सुनी तो ठीक है, बोले ठीक है मैं मुस्लिम व्यापारियों से भी कर बंद कर दूंगा। कैसे भी करके उसने अपनी सेना तैयार कर ली। अब सारे सैनिक तैयार, कुछ कारण और भी थे सेना मना क्यों कर रही थी कि किसी पंडित ने भविष्यवाणी कर दी थी कि इस युद्ध में सांगा जीतेगा। इस भविष्यवाणी के कारण भी सेना को पता था कि बहुत बुरे तरीके से मारेंगे, सांगा तो जीतना ही है। इस कारण से भी बाबर की सेना युद्ध नहीं लड़ना चाह रही थी। लेकिन लास्ट टाइम में सेना तैयार हो जाती है। इसको अब देखो, खानवा युद्ध में इधर राजपूत शासक कौन कौन मदद करने आता है। बात करें प्रत्येक ठिकाने की, तो प्रत्येक ठिकाने की बात करें, सबसे पहले हम बात करेंगे जयपुर की। इसकी बात करेंगे जयपुर की। जयपुर से कौन आया था? जयपुर से आया था पृथ्वीराज। जयपुर से कौन आया? पृथ्वीराज। बीकानेर से कौन आया? बीकानेर से आया मालदेव। वैसे मालदेव राजकुमार था, वहां का राजा नहीं था। राजा कौन थे? इनके पिता राव गांगा, ध्यान रखें। उसके बाद हम बात करेंगे, बीकानेर हो गया। उसके बाद बात करें ईडर से। ईडर में उन्होंने वैसे रायमल की मदद करी, लेकिन बाद में भारमल की मदद करी, तो वहां से कौन आया? भारमल। कुछ इंपोर्टेंट बता देता हूं। उसके बाद हम बात करेंगे बीकानेर से कौन आया? बीकानेर के राजा थे उस टाइम जैतसी, और लेकिन बीकानेर का राजा आया कल्याणमल, राजकुमार। राजा थे जैतसी और पुत्र उनका आया कल्याणमल। इतनी बातें बात करें। उसके बाद हम बात करें, ध्यान रखें, इतना जो मैं बोल रहा हूं वो सुन ले अब, ठीक। उसके बाद हम बात करेंगे और कौन कौन आया, देखो। उसके बाद बागड़ जो डूंगरपुर और बांसवाड़ा को मिलकर बनता था, वहां से आया उदय सिंह। और उसके अलावा देख लेना, उसके अलावा मैं बता दूं कि सादड़ी थी, चित्तौड़ में पड़ती है, वहां से आया था झाला अज्जा। उसके बाद चंदेरी से जो मेदिनी राय उनका फ्रेंड था वो तो आया ही था, मेदिनी राय। उसके बाद रायसीन से आया था सलदी तवार। मतलब सभी राजपूत शासक, ये अंतिम युद्ध था जिसमें सभी राजपूत शासक एकजुट होकर युद्ध लड़ते हैं। अब देखो, लेकिन इस युद्ध में जीतता कौन है? जीतता बाबर। अब जीतता क्यों है वो बताता हूं मैं। देखो, बाबर के पास देखो जीत के कारण, दोनों के बीच युद्ध कब होता है? ध्यान रखें, 17 मार्च को हुआ। कौन सा युद्ध? खानवा का युद्ध, 17 मार्च 1527। खानवा के युद्ध में बाबर कैसे जीतता है? एक बात तो ध्यान रखें, बाबर अफगान से लेके आया था तोप। उसके पास तोपें थी तो तोपों से युद्ध करेगा, जबकि राजस्थानी सांगा के पास तलवार, घोड़े, हाथी ये सब थे, तोप की व्यवस्था नहीं थी। अब सैनिक युद्ध लड़ने आ जाते हैं आमने सामने। इधर होता है सांगा और इधर कौन होता है? बाबर। दिख रहा है? सांगा के पास बहुत बड़ी सेना थी, बल्कि बाबर के पास एक छोटी सेना थी। लेकिन बाबर की सेना के सामने 2 तोपें लगी हुई थी, एक यहां और एक यहां। ये सीधे आके गोली डाल रही थी, इधर सैनिकों को खत्म कर रही थी। हमारे सांगा को तो पता ही नहीं लगा था ये चीज क्या है, कई सैनिकों को पता नहीं था। उनको लग रहा था कि भगवान नाराज हो गए इसलिए हमारे ऊपर आग डाल रहे हैं। तो वो तो वैसे सवमणि बोलने लग गए थे कि भगवान को पहले हमने कोई गलती कर दी और इसके तो माफी मांगो। तो वो तो पहले ही माफी मांग रहे, भगवान से क्या गलती हो गई। उनको पता ही नहीं कि बाबर तोपे चला रहा है, युद्ध होता है। अब देखो, पहली बात तो एक बाबर के पास तोपे थी, तोपों के कारण, बाबर की जीत के कारण देखो तोपों की व्यवस्था थी बाबर के पास, तोपों की व्यवस्था थी। दूसरी बात सुनो, इन्होंने एक तुलुगुमा पद्धति। अब ये होती क्या है? जैसे अपन देखते हैं युद्ध लड़ते हैं, युद्ध होता है आमने सामने। हाथी वाले एक देश पहले युद्ध था, जिसके पास हाथी पे जो बैठा है उसके साथ हाथी वाला युद्ध लड़ेगा। जिसके हाथ में तलवार है वो तलवार वाले लड़ेंगे, जो पैदल है वो पैदल लड़ेंगे। जैसे मतलब अपने समान, जिसका घोड़ा है वो घोड़े वाले से युद्ध करेगा। लेकिन बाबर ने एक नई पद्धति लगा दी। क्या नाम था उस पद्धति का? तुलगुमा पद्धति। ध्यान रखें, तुलगुमा पद्धति से क्या मतलब है कि उसने अपनी एक छोटी टुकड़ी इधर साइड से भेजी, यहां से सेना को खत्म करने लगा। अब क्या हुआ, होता क्या था पहले, जैसे ये सांगा की सेना सांगा के लिए युद्ध लड़ रही है, तो सांगा अगर मारा गया तो सेना सारी वापस चली जाएगी। जैसे कि राजा आया उदय सिंह डूंगरपुर बांसवाड़ा से,
उसके पास 5000 सैनिक है, उदय सिंह मारा गया, अगर उदय सिंह मारा गया तो उदय सिंह की सारी सेना वापस चली जाएगी। ऐसा होता था। युद्ध हुआ, जैसे सांगा देख रहा था कि सभी सैनिक ज्यादा मारे जा रहे हैं, सांगा पीछे था, तो सांगा ने अपने सारथी को कहा कि मुझे आगे लेकर जाओ। सांगा आगे, वो मना करते हैं नहीं आप क्या करोगे, सेना युद्ध लड़ रही है, बोल नहीं मुझे लेकर चलो। अब बाबर को पता था कि सांगा मरते ही सेना सारी वापस, तो उन्होंने अपने सभी सैनिकों को क्या बोल दिया कि तुम एक काम करो, तुम करो सीधा सांगा पे वार, सब चलाओ, जहां से तीर भाले चला सकते हो चलाओ, सांगा के ऊपर, सांगा को मारो। लेकिन सांगा युद्ध लड़ता है, आखिर टाइम में जब सांगा बेहोश होकर अपने रथ में गिर जाता है या जो भी उनके पास साधन होते हैं उसमें गिर जाता है, तो अब सेना वापस जाने लगी। लेकिन छोटी सादड़ी का जो होता क्या था कि अगर युद्ध होगा और मेवाड़ शासक गिरेगा तो छोटी सादड़ी के जो शासक होंगे वो उनका मुकुट धारण करेंगे। छोटी सादड़ी चित्तौड़ से आया था कौन, झाला अज्जा। झाला अज्जा ने क्या किया, झाला अज्जा ने इसका सांगा का मुकुट धारण किया और युद्ध करने की कोशिश करी, लेकिन जब तक सांगा युद्ध हार चुका था, उसकी सेना वापस जा चुकी थी। तो ये ध्यान रखें कि खानवा के युद्ध में सांगा का मुकुट किसने धारण किया था, तो ये एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, तो ध्यान रखें झाला अज्जा। इतनी बात हो गई। अब सांगा युद्ध हार जाता है, सांगा युद्ध हार जाता है। सांगा के सैनिक क्या करते हैं, थोड़ा मिटा देता हूं। सांगा के सैनिक करते क्या है, सांगा के सैनिक सांगा को लेकर आ जाते हैं बसवा लेकर आ गए। बसवा कहां पड़ता है, दौसा में, जहां सांगा का इलाज किया जाता है और सांगा आ जाता है होश में। सांगा होश में आया, पूछा मैं कहाँ हूं, उसको बताया, सांगा को बताया गया कि आप हो कहाँ, आप दौसा में हो, बसवा में, आपका यहाँ इलाज किया गया है। बोल बाबर जीत गया, बाबर ने मेवाड़ पर शासन कर लिया। बोला आप कहाँ हैं, बोला आपके मित्र मेदिनी राय आपका साथ देने आया था, वो मेदिनी राय से युद्ध करने गया है। सांगा सेना को बोलता है कि ठीक है, आप मेदिनी राय से अगर वो युद्ध करने गए, मेदिनी राय ने हमारी मदद करी, हम मेदिनी राय की मदद करने वहां चलेंगे। सभी सेना मना करती है कि आपके शरीर पर 80 घाव है, ध्यान रखें 80 घाव किसके शरीर पर थे, सांगा के पर 80 घाव है, आप क्या युद्ध लड़ोगे, बोले नहीं आखिरी सांस तक मुझे युद्ध लड़ना है और चलो मेदिनी राय की मदद करते हैं। अब वहां से निकलते हैं मेदिनी राय के लिए चंदेरी पड़ता है एमपी में, वो राजस्थान बसवा दौसा से होते हुए यूपी जाते हैं। यूपी में एक जगह पड़ती है जिसका नाम है इरिच। अब सैनिकों ने क्या देख लिया कि अभी तो उन्होंने हमें पिटवाया कहाँ, खानवा के युद्ध में, और अभी वहां जाके वहां पिटवाएंगे फिर बाबर के पास ही। तो उन्होंने इरिच में क्या किया, इरिच जगह में उन्होंने इसको सांगा को जहर दे दिया। जहर देने के बाद विष दे दिया, जहर दे दिया। उसके बाद आगे चलते हैं और एक जगह पड़ती है कालपी। कालपी में सांगा की मृत्यु हो जाती है, सांगा जी स्वर्ग से धार जाते हैं। वो जहर दिया हुआ था, उसका असर था। तो ये अब देखो ध्यान रखो, इरिच और कालपी दोनों जगह पड़ती है कहाँ, एमपी में। उसके बाद इनको वापस इनकी डेड बॉडी लाई जाती है और मांडलगढ़ भीलवाड़ा में इनकी छतरी बना दी जाती है। तो ध्यान रखें सांगा की छतरी कहाँ है, मांडलगढ़ भीलवाड़ा में। इतना ध्यान रखें। ये थी सांगा की जीवन लीला। अगर दोस्तों अब देखो इस सांगा की उपाधियां और देख लो। सांगा को एक तो बोला जाता था हिंदूपत, क्योंकि हिंदू शासक था, इस कारण हिंदूपत। और इनका दूसरा नाम क्या था, हाँ एक की बात तो मैं पीछे छोड़ के आ गया, बाबर जब जीत जाता है खानवा के युद्ध में तो गाजी की उपाधि धारण कर लेता है। इतना भी ध्यान रखें कि बाबर जीतने के बाद कौन सी उपाधि धारण करता है, गाजी की। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि किस युद्ध में बाबर ने गाजी की उपाधि धारण करी थी। तो ध्यान रखें खानवा का युद्ध जीतने के बाद बाबर ने कौन सी उपाधि धारण करी थी, गाजी की। अब इधर बात कर रहे थे हम सांगा की उपाधियों की, तो सांगा को हिंदूपत, हिंदू शासक होने का हिंदूपत, और सैनिकों का भग्नावेश। ये ध्यान रखें, सैनिकों का भग्नावेश। ये दो बात ध्यान रखें, हिंदूपत और सैनिकों का भग्नावेश सांगा की उपाधियां थी। बात करें सांगा की सेना में 7 राजा थे, 7 राजा, 9 राव और 104 सरदार थे। मतलब कहने का मतलब सांगा की सेना काफी बड़ी थी। इतनी बात हो गई। ये थी सब सांगा के इतिहास। कल हम पढ़ेंगे आगे का राजा। अगर दोस्तों वीडियो अच्छा लगा है शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। आज का दिन आपके लिए अच्छा हो। धन्यवाद।